So hello everyone, welcome back to Oliboards Agri Coaching. Today let's look at the second part. हम देखेंगे आज second part हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इस चैप्टर का. हमने पहले एक पार्ट तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम, अब ये है आपका सेकेंड पार्ट. सो हमने पिछली बार कहां तक हम अपना चैप्टर खत्म किया था? हमने खत्म किया था इंटर कल्टीवेशन. तो इंटर कल्टीवेशन इन द सेंस व्हाट, सिंपल. हमने बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखी, फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ, इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वी सॉ प्लोइंग, वी सॉ टिलेज, वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिलेज. उसके बाद हमने देखा हाउ सोइंग इज डन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग. देन वी सॉ हाउ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन योर whatever soil. And then now after sowing and then as the crop cultivates, after that whatever activities we do, those are called as intercultivation. तो intercultivation क्या होता है? जितनी भी हमने एक्टिविटीज देखी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेके, सोइंग से लेके, उसके बाद सोइंग के बाद हमने ये देखा एडिशन ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर, राइट. ये सारी चीजें होने के बाद किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के बाद, किसी भी बीज को बोने के बाद, तो ये बीज जब आप बोते हो उसके बाद एक नया प्लांट, उसमें से जो नया यंग प्लांट होता है वो बाहर निकल के आता है जमीन के ऊपर. तो जमीन के ऊपर जैसे ही आपका जो भी एक नया यंग प्लांट बाहर निकल के आता है, उसके बाद जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आप करोगे उसको हम कहेंगे इंटर कल्टीवेशन. तो इंटर कल्टीवेशन का डेफिनेशन होता है, इट इज नथिंग बट दीज आर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो कि की जाती है क्रॉप के सोइंग के बाद, क्रॉप के कोई भी बीज के बोने के बाद जो भी हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको कहते हैं इंटर कल्टीवेशन. इट इज अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज आफ्टर ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, बीज के बोने से लेके जो भी आप फसल काट रहे हो, उसको फसल काटने के बाद अगर वो जाकर आप मार्केट में बेचते हो, तो जो आपका ये पूरा एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है उसमें से मेन आपका जो जस्ट आपका फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन है, उसके बाद जो एक्टिविटीज होती है उनको हम कहते हैं इंटर कल्टीवेशन. और इसीलिए इसको कहा जाता है आफ्टर ऑपरेशन. सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग, टिलेज, ये जैसे इंपॉर्टेंट सारे बेसिक जो अपने फाउंडेशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, वो होने के बाद कभी भी इंटर कल्टीवेशन होता है. जनरली इंटर कल्टीवेशन इज मोर रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए और कल्टीवेट करने के लिए इंटर कल्टीवेशन होता है. इंटर कल्टीवेशन का मतलब ही क्या है? किसी भी क्रॉप के ग्रोथ के बीच में आप जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते जा रहे हो ताकि उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो सके, उसको हम कहेंगे इंटर कल्टीवेशन. अब बात करते हैं कि दो चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज मेरा फील्ड है, इस फील्ड में सपोज क्रॉप्स रैंडमली यहां पर ग्रो कर रहे हैं. इट मींस दैट व्हाटएवर क्रॉप्स ग्रोन, दोज आर शोइंग एक्सेसिव ग्रोथ, दोज आर शोइंग एक्सेसिव ग्रोथ. So when excessive growth of plants is there, you all would be knowing, आप सबको पता होगा जब भी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है प्लांट की, तो यहां पर क्या हो जाएगी? टोटल प्लांट पॉपुलेशन या फिर जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाएगी. एंड एज यू ऑल नो, एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ क्रॉप्स नाम की एक टर्म होती है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ क्रॉप्स? सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक खेत है और उस खेत में सपोज 10 हेक्टेयर मेरे पास खेत में मेरे पास 100 क्रॉप्स मैंने प्लांट किए. ठीक है, छोटे छोटे 100 क्रॉप्स 10 हेक्टेयर में प्लांट किए. इमेजिन ये करो कि 10 हेक्टेयर की जमीन पर मेरे पास 100 क्रॉप्स है और मेरा जो टोटल आउटपुट है, जो मुझे टोटल आउटपुट मिल रहा है, ये पकड़ लेना कि मुझे मिलता है 80 से लेकर 90 टन का आउटपुट मिलता है 100 क्रॉप से. ठीक है, अब जब ये मुझे 80, 90 जो भी टन, जो भी क्रॉप है, कोई भी रैंडम क्रॉप पकड़ लो, ये जो मुझे टन में मिल रहा है, अगर मैंने ऐसा सोचा कि अब तो मैं 100 क्रॉप्स प्लांट कर रहा हूं, तब मुझे कहीं पर 80 टन मिल रहा है, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो मैंने क्या किया, इसका जो नंबर ऑफ क्रॉप्स थे 100, उसको इंक्रीज करके मैंने कर दिया 200 या फिर मे बी 300. ये सोच के कि मेरा टोटल आउटपुट जो टर्नओवर है या फिर टोटल आउटपुट है ग्रेन्स का, या फिर टोटल जो भी क्रॉप ग्रेन्स या फिर जो भी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चरल, उसका वो इंक्रीज हो सके विथ इंक्रीज इन प्लांट्स और विथ इंक्रीज इन क्रॉप्स. अब हमने क्या देखा, जो पहले 100 क्रॉप्स का हमें 80 टन मिल रहा था,
200-300 इंक्रीज करने के बाद ऑफ कोर्स आपका जो टोटल प्रोडक्शन है में भी 150 हो गया या फिर 140 टन हो गया। ठीक है, अब ये देख के मुझे ये लगा कि मैं और इंक्रीज करता हूं और मैंने 600 क्रॉप्स या फिर मे बी 500 क्रॉप्स लगा दिए। लेकिन अब मैंने ये देखा कि 500 क्रॉप्स लगाते ही जब मैं 500 क्रॉप्स 10 हेक्टेयर में लगाऊंगा क्या हो जाएगा, क्रॉप्स का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। दो क्रॉप्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। और आइसोलेशन डिस्टेंस कभी भी किसी भी क्रॉप के लिए एक प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब दो क्रॉप्स में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। इट शुड बी नीदर नैरो, इट शुड बी नीदर वाइड। इसका मतलब वो ज्यादा भी दूर नहीं होने चाहिए, ज्यादा भी पास नहीं होने चाहिए। सो जब आप ये सारी चीजें कंसीडर कर रहे हो तब आपको पता लग जाएगा कि अगर मैंने 500 मेरे क्रॉप नंबर इंक्रीज कर दिया फील्ड में तो मुझे 300 या 400 टन क्रॉप प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, आपको 150 से कम ही मिलेगा। मे बी आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो गए 120 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये जब बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट ने देखा तो उनको यह पता चला कि किसी भी फील्ड में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, यील्ड और टोटल टर्नओवर और आउटपुट जो होता है इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द क्रॉप्स आल्सो। दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ क्रॉप, वो जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है, ना ज्यादा ना कम, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पॉपुलेशन, वो अगर मैं प्लान करता हूं मेरे फील्ड में तो हर हमेशा मुझे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी। तो इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो थिनिंग इज एन एक्टिविटी। थिनिंग मतलब क्या, थिनिंग जो जहां पर फॉर एग्जांपल किसी भी गन्ने के खेत में अगर आप गए तो आप देख सकते हो वहां पर एक्सेसिव ग्रोथ हुई रहती है, इतनी एक्सेसिव ग्रोथ रहती है, इतनी क्रॉप डेंसिटी ज्यादा रहती है कि आप उसमें से चल भी नहीं सकते। सो थिनिंग इज अ प्रोसेस वेयर वॉट एवर थिक क्रॉप प्रोडक्शन इज देयर। थिक मतलब ऑफकोर्स क्रॉप डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन क्रॉप्स का ज्यादा है, ग्रोथ वहां पर उस फील्ड में बहुत ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर चुके, तो वहां से आप क्या करोगे थिनिंग में, रिमूवल ऑफ एक्सेस प्लांट्स एंड लीविंग ओनली हेल्दी सीडलिंग्स। मतलब कभी कभार क्या होता है, जर्मिनेशन जितने भी सीड्स का आप करते हो उसमें से सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं, कुछ कुछ हेल्दी होते हैं और कुछ इतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते। सो थिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ ऑप्टिमम पॉपुलेशन इन द फील्ड ऑफ क्रॉप्स इज टेकन केयर ऑफ। इसका मतलब फील्ड में ऑप्टिमम पॉपुलेशन मेंटेन की जाती है कैसे, कुछ कुछ क्रॉप्स जो अनहेल्दी होते हैं उनको हटाकर। तो थिनिंग मतलब पॉपुलेशन को रिड्यूस करना और पूरे फील्ड को एक यूनिफॉर्म पैटर्न में, यूनिफॉर्म वे में एक हेल्दी क्रॉप से मेंटेन करना। फिर दूसरी होती है हमारी गैप फिलिंग। जब गैप फिलिंग की बात होती है इट इज टोटली अपोजिट ऑफ थिनिंग। कभी कभार क्या होता है, आप अपने फील्ड में बहुत सारे क्रॉप्स लगा देते हो लेकिन जर्मिनेट ओनली 80% करते, 60% करते, तो बाकी के सीड्स जर्मिनेट ही नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है, आप देख सकते हो यहां पर कुछ कुछ जगह पर क्रॉप्स प्लांट ही नहीं होते हैं। तो जब आपके कुछ कुछ जगह पर प्लांट्स क्रॉप नहीं होंगे और कुछ जगह पर प्लांट्स या फिर क्रॉप्स प्लांट हो जाएंगे, राइट। सो हियर इन दिस फील्ड व्हाट यू विल फाइंड इज दैट, यहां पर इस फील्ड में आप क्या देखोगे कि आपका फील्ड तो है, ठीक है, और आपने बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स लगाए थे लेकिन कुछ कुछ जगह पर क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करे। तो इस तरह से यहां पर आपके फील्ड में क्रॉप्स ग्रो किए। तो यहां पर जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर आप क्या करते हो गैप फिलिंग में, गैप फिलिंग इज डन बाय फिलिंग द गैप्स बाय सोइंग द सीड्स और ट्रांसप्लांटिंग healthy seedlings in the gap where early sown seed had not germinated। जहां पर आपने पहले ही बीज बोया था लेकिन वो शायद से बीज जर्मिनेट नहीं कर पाया, तो वहां पर आप क्या करते हो, एक पूरा का पूरा नया प्लांट, हेल्दी प्लांट लगा देते हो या फिर से वहां पर सोइंग करते हो और इस तरह से सोइंग करते हो कि वहां पर फिर आपके क्रॉप्स ग्रो करते हैं और इस तरह से परफेक्ट पैटर्न में यहां पर आप देख सकते हो क्रॉप्स ग्रो करते हैं इन अ रो पैटर्न। यहां पर आपने देखा, देखो कैसे मैंने यहां पर जो ब्लैंक स्पेस थी वो मैंने फिल कर दी। तो इस तरह से दो ये हमारे टर्म्स हो जाते हैं, एक होती है थिनिंग, दूसरी होती है गैप फिलिंग। थिनिंग एंड गैप फिलिंग दोनों के पर्पज क्या है वो पहले जान लो। पर्पज इज नथिंग बट टू हैव ऑप्टिमम पॉपुलेशन इन द फील्ड, दैट मींस टू हैव गुड नंबर ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड एंड दैट आल्सो विथ अ गुड पॉसिबल पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। इस तरह से कि आपके फील्ड से जो भी प्रोड्यूस निकले वो हर हमेशा ज्यादा हो और दो क्रॉप्स जो हमने प्लांट किए वो एक दूसरे के ग्रोथ में हिंड्रेंसेस ना क्रिएट करे। दूसरी, अब दो टर्म्स के ऊपर आएंगे, एक है वीडिंग, दूसरा है होइंग, ठीक है। अब एक बात याद रखना, सपोज ये आपका फील्ड है और इस फील्ड में आपने डिजायर्ड क्रॉप्स प्लांट किए ना, ऑल दीज क्रॉप्स आर ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑल्सो। हमने ये देखा कि जितने भी हमारे क्रॉप्स थे वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे, लेकिन हम सबको पता होगा कि हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, बताओ। हम प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजर्स, हम प्रोवाइड करते हैं मैन्योर्स, हम प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन, ये ठीक है,
ये सारी चीजें एज अ सप्लीमेंट और इनपुट हम एग्रीकल्चरल फील्ड को क्यों देते, ताकि हमारे ये जो क्रॉप्स है, ये हमारे क्रॉप्स हमारे बच्चों की तरह ही है। किसी भी किसान के लिए उसकी जो खेती होती है, उसकी जो फसल होती है, वो तो बच्चों जैसी रहती है, राइट। तो उनके लिए सप्लीमेंट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, ताकि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। लेकिन जब आप ये क्रॉप्स के लिए दे रहे हो, नेचुरली आप इन न्यूट्रिएंट्स को दूसरे ग्रासेस से भी रोक नहीं पाओगे। तो इस वजह से क्या हो जाता है, किसी भी फील्ड में अगर आप देखते हो, तो जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की यहां पर फील्ड में सप्लाई किया जाता है, इरिगेशन प्रॉपर पानी दिया जाता है, तो आप देखोगे कि कुछ कुछ ग्रासेस भी यहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ कुछ अनवांटेड प्लांट मटेरियल्स भी यहां ग्रो करना चालू कर देते हैं, कुछ कुछ श्रब्स और हर्ब्स भी यहां पर ग्रो करना चालू कर देते। अब होगा ये कि अगर ये ग्रासेस आर ग्रोइंग रैपिडली, if their growth is happening rapidly and these are intensive in nature, intensive मतलब बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं ये, तो शायद से ये हो सकता है कि ये जो ग्रासेस ग्रो कर रहे हैं, दे मे टेक अप ऑल द न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट विच वी आर प्रोवाइडिंग फॉर आवर क्रॉप्स। हमारा जो डिजायर्ड क्रॉप है, उसको जो हम सप्लीमेंट दे रहे हैं, वो खींच लेगा कौन, ये अनवांटेड क्रॉप। सो द रिमूवल ऑफ अनवांटेड क्रॉप सो दैट ऑल द न्यूट्रिशन रिमेन्स अवेलेबल, वो बस हमारे डिजायर्ड क्रॉप को अवेलेबल रहे, इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स एंड दैट इज कॉल्ड एज वीडिंग। तो वीड मतलब क्या होता है, किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल आप राइस प्लांट कर रहे हो, व्हीट प्लांट कर रहे हो, मे बी शुगर केन प्लांट कर रहे हो, मे बी आप ग्राउंडनट प्लांट कर रहे हो, मे बी आप मस्टर्ड प्लांट कर रहे हो। हमारा जो डिजायर्ड क्रॉप है, उसके अलावा जो भी ग्रासेस ग्रो करते हैं, जो कि हमारे टोटल वाटर टेबल या फिर टोटल इरिगेशन, तो पानी को भी यूटिलाइज करते हैं और हमारे न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेते हैं, सच अन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज वीड। ठीक है, घास फूस। सो ये जो वीड है, इसको अगर आप रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वीडिंग। एंड द ओवरऑल साइंस ऑफ रिमूविंग दिस वीड्स, मैनेजिंग दिस वीड्स इन योर फर्टिलाइजर, देयर प्रिवेंशन इन द फील्ड, ऑल दिस इज कॉल्ड एज वीड मैनेजमेंट। इसको क्या कहते हैं हम, वीड मैनेजमेंट। कमेंट सेक्शन में बताओ हु इज द फादर ऑफ वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट के फादर कौन है, ये बताओ। अब बात करते हैं वीडिंग एंड होइंग। जब वीडिंग और होइंग की बात कर रहे हैं, वीडिंग एंड होइंग इज अ साइमल्टेनियस ऑपरेशन। अब वीडिंग तो पता चला, फिर होइंग क्या होता है सेपरेट। तो एक बात याद रखना, कभी भी आप किसी भी खेत में जो भी आप सॉइल ले रहे हो, जो सॉइल को आप इनिशियली प्रिपेयर करते हो बीज बोने के लिए, तब तो उस सॉइल को आप क्या करते हो, प्लोइंग के थ्रू, टिलेज के थ्रू क्या करते हो, आप उन लेयर्स को मिक्स करते हो। आप बिगर बोल्डर्स जो होते हैं सॉइल में, उनको ब्रेक डाउन करके उस मिट्टी को बहुत ही फाइन मटेरियल में कन्वर्ट करते हो। बट क्रॉप ग्रो करने के बाद, ओके, इरिगेशन प्रोवाइड करने के बाद भी शायद से ऐसा हो सकता है कि आपका जो फील्ड है, उसके फील्ड की जो अपर टॉप सरफेस या फिर अपर लेयर्स है, दोज में अगेन गेट ड्राइड अप, या फिर वो क्या हो सकती है, एक साथ उनका टोटल जो लेयर है, वो उस टोटल लेयर में एग्रीगेशन हो सकता है। एग्रीगेशन मतलब उसमें वो जो पूरी ऊपर की सतह है मिट्टी की, वो पूरी हार्ड हो सकती है, वो पूरी सख्त हो सकती है। तो जब कभी भी आप एग्रीकल्चरल फील्ड में अपने क्रॉप्स ग्रो होने के बाद जब आप देखने जाते हो, तो आप देखते हो कि जो मिट्टी आपने खोदी थी जब आपने खेती शुरू की थी, उससे ये अब जो मिट्टी है उसकी ऊपर की सतह थोड़ी सी टफ, हार्ड और ऊपर से यूनिफॉर्म हो जाती है। तो ऐसी अगर मिट्टी बन गई और अगर इसमें आप पानी और जो भी फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसमें भी पर्कोलेशन वगैरह कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पार्टिकुलेट मैटर रहेंगे, उसमें जो पोर्स रहते हैं, जो छेद रहते हैं, वो बहुत ही यहां पर छोटे होंगे। तो इन छेदों को फिर से बनाने के लिए जो ऊपर की सॉइल होती है, ऊपर लेयर की, इसको डिस्टर्ब किया जाता है। सो होइंग इज नथिंग बट डिस्टर्बिंग द टॉप सॉइल बाय स्मॉल हैंड टूल्स एंड हेल्पिंग द एरेशन ऑफ सॉइल। किसी भी मिट्टी के लिए, मिट्टी की हेल्थ के लिए, जब हम कोई भी प्लांट को यहां पर क्रॉप करते हैं, वॉट एवर क्रॉप्स आर देयर विच आर ग्रोन इन योर फील्ड, हम जब बीज बोते हैं और क्रॉप हमारा ग्रो करता है, उस जो क्रॉप के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जो जड़ें होती है, उन जड़ों को दो चीजों की जरूरत होती है। जड़ों को जरूरत होती है एक तो आपके एयर की, और दूसरी जरूरत होती है पानी की। वो एयर मतलब जो आपकी जड़ें होती है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है, और दूसरा ऑफकोर्स जड़ों को एब्जॉर्ब करना पड़ता है पानी, जो कि वो पानी सप्लाई करेंगे जाइलम फ्लोएम टिश्यू से, किसको, प्लांट को। तो इस तरह से ये दो प्री रिक्विजिट्स होते हैं किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, जो कि रूट से रिलेटेड होती है। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि यही जो रूट्स होते हैं, अगर मिट्टी सख्त होती जाती है ऊपर टॉप सॉइल, तो यहां पर उन रूट्स को ना ही प्रॉपर
रेस्पिरेशन दैट इज एयर सर्कुलेशन मिल पाता है, और ना ही वो नॉर्मल जो पानी हम जो इरिगेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं वो उन रूट्स को प्रॉपर एट द टाइम मिल पाता है। तो रूट्स को पानी दो तरह से मिल सकता है, एक तो ऊपर से आप इरिगेशन दे रहे हो या फिर नीचे से जो ग्राउंड वाटर उनको मिल रहा है। तो इसीलिए जो ऊपर की सॉइल की सख्त जो मिट्टी है, जो ऊपर की परत है सॉइल की जो सख्त हो चुकी है, इसको इवन क्रॉप कल्टीवेशन के बाद ये प्लांट तो मेरा ग्रो कर चुका है, तो इवन इफ इट हैज ग्रोन, ऊपर की मिट्टी को कभी ना कभी खोदा जाता है या फिर उसकी जो ऊपर की लेयर्स है सख्त बन चुकी है उनको तोड़कर उन लेयर्स को डिस्ट्रॉय करके उनको फाइन पार्टिकुलेट मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी सॉइल की पोरोसिटी इंक्रीज हो जाए। पोरोसिटी मतलब क्या होता है? पोरोसिटी इज नथिंग बट ऑफ कोर्स योर जो छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं मिट्टी के अंदर, वो इंक्रीज हो जाए। जब वो इंक्रीज होते हैं तो एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, तो अवेलेबल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर पार्टिकल्स रूट्स को मिलते हैं और उससे फिर रूट्स आपके प्रॉपरली ब्रीथ कर पाते। सिमिलरली आपने मिट्टी खोल दी तो पोरोसिटी बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली पानी जो होगा वो टोटल पर्कोलेशन कैपेसिटी उस मिट्टी की बढ़ जाएगी। ओवरऑल जब पर्कोलेशन या फिर पोरोसिटी बढ़ेगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उस सॉइल की बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वीडिंग एंड होइंग इट इज डन फॉर द मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द सॉइल। सॉइल की हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये वीडिंग और होइंग किया जाता है। जहां तक वीडिंग की बात है, इट इज अबाउट रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट मटेरियल, और वो भी आपके क्रॉप के हेल्थ के एसोसिएशन में है। और जब आप होइंग की बात कर रहे हो तो उसके लिए यूज किए जाते हैं सम नॉर्मल टूल्स लाइक हो। फॉर एग्जांपल इस टूल को आपने देखा होगा, आपने इसको भी, एक फावड़े जैसा होता है, फावड़ा ही कहते हैं उसको, तो ये आपका हो होता है। तो इससे आप क्या करते हो, ऊपर की जो सतह होती है उसको स्क्रैप करते हो। ठीक है, आप उसको स्क्रैप करते हो, उसको ऊपर की जो सतह होती है उसको तोड़कर उसको डिसइंटीग्रेट करके उसको फाइन पार्टिकुलेट मैटर में कन्वर्ट करते हो। तो यही होता है वीडिंग और होइंग। फिर दूसरी एक्टिविटी है हमारी अर्थिंग अप। अब जानना अर्थिंग अप मतलब क्या होता है। तो कहीं पर भी अगर आप फील्ड में चले गए, ठीक है, और फील्ड में अगर आपने देखा कि कैसे जर्मिनेशन होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। सपोज ये आपका एक फील्ड है, ठीक है, सपोज ये आपका एक फील्ड है, इसमें आपने सपोज ऐसे ऐसे क्रॉप्स लगा दिए रो पैटर्न में। तो रो पैटर्न में आपने ऐसे 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 क्रॉप्स लगा दिए, ठीक है। तो फार्मर्स जनरली क्या करते हैं, वॉट एवर फील्ड दे हैव मेड, ओके, तो कभी भी उन्होंने, ये तो आपका टॉप व्यू हो गया। अगर आप उसको उस खेत में रियली अगर जाके देखते हो तो आपको कैसे दिखेगा वो सिचुएशन, वो आपको ऐसे दिखेगा। इस तरह से फील्ड को किया जाता है। तो हर एक जो माउंट है उस माउंट के ऊपर कुछ ना कुछ क्रॉप ग्रो किया जाता है ऐसे। ये हमारा क्रॉप है एक 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 एक, ठीक है, ये हमारा एक 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 क्रॉप है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इधर ये जो आपका ओवरऑल फरो है या फिर जो डिच है, वहां पर इस डिच में या तो आपको पानी प्रोवाइड किया जाता है या फिर यहां पर एक सेपरेशन किया जाता है बिटवीन टू प्लांट्स, ओके। तो इस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है जनरली खेतों में। तो यहां पर अर्थिंग अप मतलब क्या होता है, अर्थिंग अप इज नथिंग बट यही जो आपने क्रॉप प्लांट किया है, ये जो आपके क्रॉप प्लांटेड है माउंटेड स्ट्रक्चर में, तो यहां से मिट्टी, एक साइड से मिट्टी निकालकर आप दूसरे साइड में फेंकते हो। तो यहां से मिट्टी निकालकर आप दूसरे साइड में फेंकते हो, यहां से मिट्टी निकालकर आप दूसरे साइड में फेंकते हो। इस तरह से आपका टोटल सीड बेड फॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं सीड बेड फॉर्मेशन। सो अर्थिंग अप इज नथिंग बट आप अगेन मिट्टी निकाल रहे हो। सो डिसलोकेशन ऑफ द सॉइल, डिसलोकेशन मतलब एक जगह से मिट्टी निकाल के दूसरी जगह पर फेंकना, फ्रॉम द वन साइड ऑफ द रिच टू बी प्लेस्ड ऑन द नियरर साइड ऑफ द क्रॉप साइड। सो ये आपका अर्थिंग अप होता है। इट इज नथिंग बट एक साइड से आप जो रिज होता है उस रिज के ऊपर आप एक 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 क्रॉप्स प्लांट करते जाते हो। आप उस रिज के एक तरफ की मिट्टी निकालकर आप दूसरी तरफ फेंक देते हो क्रॉप की तरफ, ठीक है। सो वाइड स्पेस्ड एंड डीप रूटेड क्रॉप्स जनरली यहां पर आपका अर्थिंग अप किया जाता है। फॉर एग्जांपल डीप रूटेड दैट मींस टैप रूट सिस्टम जिस प्लांट्स में होती है, अगर आप देखते हो शुगर केन, टैपियोका, बनाना, ऐसे जो प्लांटेशन और कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं इनमें अर्थिंग अप किया जाता है। जनरली अर्थिंग अप इसलिए किया जाता है ताकि यहां पर प्रॉपर इरिगेशनल चैनल्स भी प्रोवाइड कर सके, और साथ ही साथ में ये जो मिट्टी एक साइड की निकाली जाती है उसको, ये जो सॉफ्ट सॉइल है, सॉफ्ट फाइन पार्टिकुलेट मैटर है, उसको क्रॉप्स के रूट को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। सो अर्थिंग अप इज नथिंग बट जो क्रॉप, जो आपका क्रॉपिंग फील्ड है, जो आपका खेत है,
उसी की मिट्टी निकाल के आपके क्रॉप के लिए यूज करना, तो ये जनरली अर्थिंग अप होता है। ठीक है, अर्थिंग अप करने के लिए एक तो याद रखना होगा कि आपके दो क्रॉप्स के बीच में बहुत अच्छी सी स्पेस होनी चाहिए। दूसरी, डीप रूटेड क्रॉप्स होने चाहिए, मतलब उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत सॉइल के लेयर्स के अंदर तक जानी होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो होगा क्या, अगर आपके क्रॉप के रूट्स शैलो लेवल पर है तो यहां पर अर्थिंग अप, ये मिट्टी अगर आप निकालते हो तो योर रूट्स कैन गेट एक्सपोज टू द एयर। तो क्या हो जाएगा, आपका प्लांट यहां पर लॉज्ड हो सकता है। लॉज्ड मतलब ये जो आपका प्लांट है वो सीधा के सीधा जमीन के ऊपर गिर सकता है, ऐसे फ्लैट जो इट कैन नॉट स्टैंड स्टिल। ठीक है, अगर मैंने आप यहां पर ज्यादा अगर मेरे प्लांट के रूट यहां पर ही है, ठीक है, यहां पर ही मेरा प्लांट का रूट है, और अगर मैं यहां पर ही अगर मिट्टी खोदते हुए जा रहा हूं तो प्लांट को बैलेंस नहीं मिलेगा, एंड देन रादर देन स्टैंडिंग अप स्ट्रेट इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड। दिस इज कॉल्ड एज अगेन लॉजिंग कंडीशन। ठीक है, तो ये हो सकता है प्लांट्स में, इसीलिए वाइड स्पेस्ड एंड डीप रूटेड प्लांट्स में ही ये किया जाता है। 6 to 8 weeks आफ्टर सोइंग एंड प्लांटिंग इन शुगरकेन, टैपियोका एंड बनाना, जो कि मैंने पहले बताया। तो ये आपका हो गया कौन सा, अर्थिंग अप। अब बात करते हैं सबसे मेन यहां पर कंसेप्ट, दैट इज हैरोइंग। तो आपने बहुत सारी सॉइल प्रिपरेशन जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उनको पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा प्लोइंग से लेके टिलेज तक, हमने पढ़ा होइंग से लेके वीडिंग तक। अब आती है हमारी मेन, दैट इज सेकेंडरी टिलेज एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं हैरोइंग। हैरोइंग इज नथिंग बट, हैरोइंग दो तरीके से बनता है। आपने कभी भी छाछ पिया होगा, आपने कभी भी बटर मिल्क पिया होगा, राइट? तो स्टीयरिंग एंड स्क्रैपिंग, दिस इज नथिंग बट हैरोइंग। स्टीयरिंग मतलब क्या, मिट्टी की जो अलग अलग परत होती है उनको स्टीयर करना, मतलब उनको एक दूसरे में मिक्स करना। तो मैं मिट्टी को अगर मिक्स करता हूं या फिर स्टीयर करता हूं, ठीक है, वो जो परत है उनको एक दूसरे में मिक्स करता हूं या फिर स्टीयर करता हूं, स्टीयर मतलब ऐसे आप अगर उनको मिक्स करता हूं, तो दिस स्टीयरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैरोइंग। सो फर्स्ट टाइप ऑफ हैरोइंग और द वे इन विच हैरोइंग इज डन इज स्टीयरिंग। देन इट्स स्क्रैपिंग। तो स्क्रैपिंग इज नथिंग बट, आप क्या करते हो, जो मिट्टी की ऊपर की सतह है उसको आप स्क्रैप करते हो। स्क्रैप मतलब उस मिट्टी की जो ऊपर की सतह है उसको निकालते हो पीस बाय पीस। तो ये जो मिट्टी की सतह है उसको आप पार्टिकुलेट मैटर में निकालते हो, और जो भी फिर हमने जो मिट्टी, जो हमारा एक लेयर है मिट्टी का या फिर एक परत है, उसको हम टुकड़ों में तोड़कर उन टुकड़ों को फिर फाइन सॉइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो हैरोइंग इज नथिंग बट, आप कोई भी अगर एक पथरीली जमीन है या फिर कोई भी एक ऐसी परत वाली जमीन है या फिर मिट्टी है जो कि बहुत ही हार्ड है, उसको तोड़कर उसको फाइन पार्टिकुलेट मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सो ओवरऑल हैरोइंग इज व्हाट, स्टीयरिंग एंड स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब जमीन के ऊपर की जो परत होती है उसको उतल पुतल करके उसको खुरेदना। सो खुरेदने को जनरली हैरोइंग कहते हैं। तो हैरोइंग के लिए नॉर्मल इंप्लीमेंट्स भी होते हैं और ऐसा हैरोवर भी होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैरोवर, वो हम देखेंगे एग्री इंजीनियरिंग और मैकेनाइजेशन में। तो हैरोवर्स बहुत सारे होते हैं, डिस्क हैरोवर होता है, टूथ हैरोवर होता है, स्प्रिंग टूथ हैरोवर होता है, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट बहुत सारे लेक्चर्स में। जस्ट स्टे ट्यून। तो स्क्रैपिंग किसकी होती है, सरफेस सॉइल की। ये अब हम बहुत ही अंदर के लेयर्स पर नहीं काम करते, हम बस ऊपर की सतह पर काम करते। सो सरफेस सॉइल इन इंट्रा एंड इंटर रो स्पेसिंग ऑफ द क्रॉप यूजिंग टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। तो दो क्रॉप्स के बीच में या फिर एक ही क्रॉप पर, ओके, ये यहां पर जो भी आपकी खेती है उस खेती में जो भी आपने फील्ड क्रॉप्स प्लांट किए हैं, जो भी आप फसल उगा रहे हो, तो वो जो मिट्टी रहेगी उसकी ऊपर की सतह को आप क्या करते हो, खुरेदते हो, या फिर ऊपर की सतह को क्या करते हो, जो भी परत है उनको मिक्स करते हो। इसको हम कहते हैं हैरोइंग। सो ओवरऑल पता लग गया। देन इज रोगिंग। तो आपको पता ही होगा व्हाट डज रोग मीन्स। तो रोग वर्ड अगर आप मीनिंग जानते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा व्हाट डज रोग मींस। जनरली रोग का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर सेम या फिर सिमिलर सी चीज से कंप्लीटली अलग होती है। सो रोग मींस विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो रोग मतलब क्या, रिमूवल ऑफ अ प्लांट्स ऑफ वैरायटी एडमिक्स्ड विथ अदर वैरायटी ऑफ सेम क्रॉप। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सपोज एक खेत है, ये मेरा खेत है जिसमें मैं चावल उगा रहा हूं। इमेजिन करिए कि मैं पहले एक साल में बस बासमती चावल उगाता था, बासमती चावल ही उगा रहा था। एग्जाम्पल पे ध्यान देना क्या बता रहा हूं। अब मैं बासमती चावल इसमें उगा रहा था, कंप्लीटली 100% मैं बासमती चावल उगा रहा था मेरे खेत में। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको कन्वर्ट करके मैंने क्या ग्रो किया, बासमती मैंने 50% ही बासमती ग्रो कर रहा हूं। अब मैं 50% बासमती के साथ इंद्रायणी भी
वैरायटी ऑफ चावल ग्रो कर रहा हूं, ग्रो में मेरे खेत में चावल ही कर रहा हूं, लेकिन मेरी वैरायटी अब दो हो चुकी है, इट इज नॉट द सेम, इट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इस तरह से जब आप एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो किसी भी वैरायटी का, तो इस वैरायटी के क्रॉप को जब आपने दो वैरायटी जब आप ग्रो कर रहे हो, तो ये क्या है, सिंपल डाइवर्सिफिकेशन। आपने राइस क्रॉप की वैरायटी का डाइवर्सिफिकेशन किया। लेकिन अब इमेजिन करो मैंने ये जो क्रॉपिंग की है, दैट मीन्स मेरे जो खेत है मे बी 1 हेक्टेयर या फिर 10 हेक्टेयर, उसमें 50% मैं बासमती ग्रो कर रहा हूं, 50% मैं इंद्रायणी ग्रो कर रहा हूं। अब सपोज मैंने आगे कभी भी फ्यूचर में मैंने सपोज ये डिसाइड किया कि मैं दो दो वैरायटी ऑफ राइस अब ग्रो नहीं करूंगा, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, या फिर मेरे जो भी रीजन है, ठीक है, मैं अब दो क्रॉप ना ग्रो करके मैं बस एक ही क्रॉप ग्रो करूंगा। और एक क्रॉप कौन सा ग्रो करूंगा, इंद्रायणी ही करूंगा, लेकिन वो 100% करूंगा। तो रोगिंग इज नथिंग बट जब किसी भी खेत में आप बहुत सारे सेम क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हो, क्रॉप तो सेम होता है लेकिन उसकी वैरायटी डिफरेंट होती है, तो रिमूवल ऑफ द प्लांट्स ऑफ अ वैरायटी एडमिक्स विद द अदर वैरायटी ऑफ सेम क्रॉप। हमने क्या किया था, पहले हम बासमती लगा रहे थे, उसमें हमने इंद्रायणी लगाया, लेकिन बाद में हमने क्या किया, क्रॉप हमारा सेम है, राइस क्रॉप ही है, उसमें से जब आपने बासमती हटाकर पूरा का पूरा जब इंद्रायणी ही 100% आप ग्रो कर रहे हो, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं रोगिंग। रोग मतलब रोगिंग इज अ टर्म विच इज नथिंग बट सिंपल, आपके खेत में एक ही क्रॉप ग्रो हो रहा था लेकिन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे थे। फॉर एग्जांपल ये मेरा खेत है, इसमें मैं ग्रो कर रहा था मे बी, इसमें मैं ग्रो कर रहा था मेज, मक्का, ठीक है, इसमें मैं मक्का ग्रो कर रहा था। अब ये जब मैं मक्का ग्रो कर रहा था, सपोज मैं मक्का तो ग्रो कर रहा था लेकिन एक ही वैरायटी का ग्रो नहीं कर रहा था, मे बी वैरायटी थी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो अलग अलग वैरायटीज के जब आप सेम क्रॉप ग्रो कर रहे होते हो और अगर उसमें से आप बहुत सारे वैरायटीज को हटाकर किसी एक ही वैरायटी को ग्रो करना चालू करते हो तो उसको हम रोगिंग कहते हैं। इट मींस व्हेन डिफरेंट वैरायटीज, जब अलग अलग वैरायटीज को हटाकर आप एक ही वैरायटी जो उस क्रॉप की है वो जब आप प्लांट करना या फिर ग्रो करना स्टार्ट करते हो। सो रिमूवल ऑफ द प्लांट्स ऑफ वैरायटी admixed with the other variety of same crop। एक दो वैरायटी है सेम क्रॉप के, उसमें से एक वैरायटी आप हटा देते हो और फिर एक ही क्रॉप के ऊपर रिलाई करते हो, ये है आपका रोगिंग। एग्जाम्पल, इन अ राइस फील्ड द अदर राइस वैरायटीज आर रोग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 हेक्टेयर का खेत है, मैं उसमें प्लांट कर रहा हूं बासमती, इंद्रायणी एंड कोल्लम। सपोज अगले साल मैंने ये डिसाइड किया कि बासमती और कोल्लम नहीं लगा रहा हूं मैं 100% इंद्रायणी लगा रहा हूं, इसको हम कहते हैं रोगिंग। ठीक है, टू मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ द सीड्स इन दिस सीड प्रोडक्शन। जनरली रोगिंग क्यों किया जाता है, ताकि आपकी जो बहुत सारी वैरायटीज जब आपके पास होती है तब आपकी जो टोटल क्रॉप की प्यूरिटी है सीड्स की या फिर टोटल प्रोडक्शन की, वो आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी वैरायटीज को ग्रो कर रहे होते हो। तो इसीलिए कभी भी जब आप किसी भी वैरायटी और टोटल जो क्रॉप्स है उसकी प्यूरिटी को जब आप मेंटेन करना चाहते हो तब आप जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको हटाकर स्पेशलाइजेशन पे आ जाते हो। इसका मतलब अब आप 2-3 क्रॉप ग्रो नहीं करोगे, 2-3 वैरायटीज नहीं ग्रो करोगे एक ही क्रॉप के, बट रादर एक ही वैरायटी ग्रो करोगे। तो अब मैं कोल्लम, इंद्रायणी और बासमती ग्रो नहीं कर रहा हूं, मैं बस इंद्रायणी ग्रो कर रहा हूं। देन इंटरकल्टिवेशन। When we talk about intercultivation, two again important activities are there. The first activity which I would like to tell you, it is topping. Topping is nothing but removal of terminal buds. अब किसी भी प्लांट में दो टाइप के बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स मतलब these are nothing but birds are the initiating point of a branch or a leaf. इनिशिएटिंग पॉइंट मतलब पहली जो ब्रांच जहां से डेवलप होना स्टार्ट करेगी, पहला जो पत्ता आएगा किसी भी प्लांट में उसको हम बर्ड कहते हैं। ठीक है, जिससे ग्रोथ यहां पर होती है। तो किसी भी प्लांट में दो टाइप के बर्ड्स होते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी बर्ड जो कि दो ब्रांचेस के बीच में होता है। ठीक है, किसी भी दो ब्रांचेस के बीच में होता है उसको ऑक्सिलरी बर्ड कहते हैं। और एक होता है जो कि टोटल टर्मिनल एंड्स पर होता है। टर्मिनल मतलब जो किसी भी एक ब्रांच के अंत के छोर पे रहेगा, मतलब लास्ट एंड पर रहेगा। तो जो छोर पे होता है, लास्ट एंड पर होता है, उसको हम कहते हैं ऑफ कोर्स योर टर्मिनल बर्ड विच इज एट द एंड ऑफ अ ब्रांच। एंड ऑक्सिलरी बर्ड मतलब जो भी किसी भी दो टहनियों के बीच में होता है। ठीक है, तो जब टॉपिंग इज नथिंग बट जब आप टर्मिनल बर्ड को हटा देते हो। टर्मिनल मतलब कौन सा, जो किसी भी एक ब्रांच के टर्मिनल या फिर जब वो आखिरी छोर पे होता है उसको हटा देते हो। तो ऊपर ऊपर जो आपको दिखते हैं टर्मिनल
बर्ड्स, उसको जब आप हटाते हो इस एक्टिविटी को बोलते हैं टॉपिंग। जनरली टॉपिंग क्यों की जाती है? सो दैट इट विल स्टिमुलेट योर ऑक्सिलरी ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? टर्मिनल बर्ड वो बर्ड्स होते हैं वो जनरली ओल्डर या फिर मेच्योर्ड ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। अब किसी भी प्लांट को अगर वो ओल्ड हो रहा है या फिर उसके ब्रांचेस ओल्ड हो रहे हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम टर्मिनल बर्ड्स को कट कर देते हैं ताकि अब ये जो ऑक्सिलरी बर्ड्स है उससे यंग ब्रांचेस की डेवलपमेंट हो सके। तो इससे क्या होता है, आपका जो टोटल प्लांट होता है इन स्पाइट ऑफ एजिंग फिर से उसका रीबर्थ हो जाता है या फिर रिजुवेनेशन या फिर रीजनरेशन हो जाता है। मतलब ओल्ड ब्रांचेस को रिप्लेस करके यंग ब्रांचेस को ग्रो किया जाता है। जनरली ये प्रैक्टिस किया जाता है कॉटन और टोबैको में, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिंग जिसमें टर्मिनल बर्ड्स को रिमूव किया जाता है। अगर टर्मिनल बर्ड्स को रिमूव करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ टोटली ऑक्सिलरी बर्ड पे रहेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रॉपिंग, प्रोविजन ऑफ सपोर्ट टू द क्रॉप प्रैक्टिस्ड इन शुगरकेन। किसी भी अगर आप प्लांट को देखते हो तो प्लांट का जनरली जो ग्रोथ होता है, ओके, सो ग्रोथ हैपेंस ओनली इन वन डायरेक्शन विच इज डायरेक्टेड बाय द सनलाइट। जहां पर धूप होती है उस डायरेक्शन में प्लांट जनरली ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी बहुत सारे टाइप से व्हाट इज दैट पर्टिकुलर टर्म, एक टर्म होती है एग्रीकल्चर में ही जिसके ऊपर यह डिपेंड करता है कि क्रॉप सन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। व्हाट इज इट कॉल्ड? आप कमेंट सेक्शन में फिर से बता सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्रूशियल टर्म्स मैं याद दिलाते रहूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे। तो कोई भी प्लांट जब ग्रो कर रहा होता है तो मे बी इट कैन ग्रो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, वो धूप की तरफ ग्रो कर रहा होगा। तो जब वो ग्रो करता है, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि दे डू नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वो स्ट्रेट खुद ब खुद खड़े नहीं हो सकते। इट मे बी बिकॉज ऑफ द वीक रूट सिस्टम और इट मे बी इवन बिकॉज ऑफ देयर हाइट, ठीक है। अपनी हाइट की वजह से या फिर टोटल स्टेम गर्थ की वजह से भी उनका क्या हो सकता है, टोटल बेंडिंग हो सकता है। बेंडिंग इज नथिंग बट किसी भी एक तरफ झुक जाना। सो बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो किसी भी एक तरफ झुक जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ऑफकोर्स उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक साइड पर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे चलने जाऊं तो मैं ऐसे गिर सकता हूं, मेरा बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इन सच टाइप ऑफ प्लांट्स उनका बैलेंस बिगड़ के लॉजिंग सिचुएशन ना हो, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द लॉजिंग ऑफ द क्रॉप्स, मतलब आपके क्रॉप जमीन पर फ्लैट गिर ना पाए, इसके लिए एक एक्टिविटी की जाती है या फिर प्रैक्टिस की जाती है जो है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग इज नथिंग बट जो क्रॉप्स भी बेंट है उन क्रॉप्स को अपोजिट डायरेक्शन में बांधा जाता है ताकि उनकी जो ग्रोथ है उस डायरेक्शन में हो रही है वो छोड़कर अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ हो सके। फॉर एग्जांपल सपोज मेरा प्लांट इस तरफ झुक रहा है तो मैं उसको रस्सी से बांधूंगा या फिर किसी लकड़ी से सपोर्ट दूंगा ताकि उसकी ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो सके, अपोजिट टू विच इट इज फॉलिंग। तो इस एक्टिविटी को जहां पर किसी भी क्रॉप को बांधा जाता है, सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो स्ट्रेट या फिर ताकि उसकी बेंडिंग या फिर लॉजिंग ना हो सके, उसको हम कहते हैं प्रॉपिंग। इट इज सपोर्टिंग अ क्रॉप ईदर थ्रू रोप ईदर थ्रू स्टिक। तो यहां पर आप शुगर केन में देख सकते हो मोस्ट ऑफ ऐसी लॉजिंग या फिर प्रॉपिंग हम देखते हैं शुगर केन में की जाती है, जहां पर शुगर केन क्रॉप्स को एक दूसरे के साथ ऐसे टाई किया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके एक ही प्रॉपर डायरेक्शन में विदाउट एनी लॉजिंग विदाउट एनी बेंडिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं डी ट्रैशिंग एंड डी सकरिंग। तो ये दो टर्म्स और एक इंपॉर्टेंट है। डी ट्रैशिंग इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ ओल्डर लीव्स ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन के पुराने लीव्स को हटाकर उसकी जगह पर यंग लीव्स को आने दिया जाता है। जनरली डी ट्रैशिंग इवन चाय के पत्तों में भी की जाती है क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चाय वही होती है, आपको पता होगा चाय तो पीते ही होंगे, अच्छी क्वालिटी की चाय वो होती है जिसमें यंग लीव्स होते हैं। सो लाइट ग्रीन ट्विग्स ऑफ लीव्स, ठीक है, उन्हीं पत्तों को निकाला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी चाय के पेड़ के ऊपर सपोज ओल्डर लीव्स है, उनको जब हटाया जाएगा ऑफकोर्स इट वुड बी कॉल्ड एज ट्रैशिंग, ठीक है। तो सिमिलरली शुगर केन क्रॉप में ओल्डर लीव्स को हटाया जाता है, उसको ट्रैशिंग कहते हैं। फिर बात करते हैं डी सकरिंग। डी सकरिंग इज नथिंग बट ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं उनको हटाया जाता है। अब उनको क्यों हटाया जाता है? वॉटेवर एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं और जो ब्रांचेस होते हैं वो कुछ कुछ प्लांट्स में नॉन इसेंशियल होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे जो ब्रांचेस होते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना प्लांट का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो उसके ऑक्सिलरी बर्ड्स लोअर स्टेम में होते हैं या फिर रूट्स के पास होते हैं जहां से कोई ब्रांच ग्रो भी नहीं कर सकता। तो ऐसे ऑक्सिलरी बर्ड्स को रिमूव किया जाता है इंस्टेंटली। व्हेन दीज बर्ड्स आर रिमूव्ड, ये जो ऑक्सिलरी बर्ड्स रिमूव किए जाते हैं, व्हाटएवर न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स सब उस बर्ड्स की तरफ नहीं जाएंगे, रादर बाकी के प्लांट में टोटली वहां पर उनका ट्रांसपोर्टेशन ठीक से हो पाएगा।
So for this purpose you could see that what is this, if you see removal of auxiliary buds and branches which are considered नॉन इसेंशियल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि जरूरी नहीं है कुछ प्लांट्स के लिए, फॉर एग्जांपल बनाना, टोबैको, so non-essential for crop production and which removes the plant nutrients considerably are called as suckers. तो ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसे एक्सिलरी बर्ड्स को सकर कहा जाता है। वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट खींचते रहते हैं, ना उनसे कोई भी एक अच्छा ब्रांच ग्रो कर पाता है, और वो बहुत ही लोअर स्टेम में होते हैं, जिससे अगर ब्रांच ग्रो भी करता है इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, तो इस तरह से टोबैको बनाना, इनमें ये जनरली डीसकरिंग किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंटर कल्टीवेशन हो गया। इंटर कल्टीवेशन जब आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हो तब एक किसी भी क्रॉप की अच्छी से ग्रोथ होती है। अब अच्छी से ग्रोथ होने के बाद अब मेन यहां पर फंक्शन आ चुका है जो है इरिगेशन। अगर मैं इरिगेशन की बात करूं तो पहले हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल टू सप्लीमेंट द रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर। कभी भी याद रखना, किसी भी खेत में अगर आप फसल उगाना चाहते हो तो नेचुरली पानी दो तरीके से अवेलेबल होता है। एक होता है आपकी बारिश जो ऊपर भगवान की देन से हमें मिल रही है, दूसरा है जो आपके जमीन के अंदर पानी है जो हमें पृथ्वी की मदद से या फिर पृथ्वी जो माता है हमारी उनकी वजह से मिल रही है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस टू थिंग्स, इन दो चीजों को छोड़कर अगर हमें पानी चाहिए होगा तो कहां से मिलेगा? ऑफ कोर्स हमारी बुद्धि से। सो व्हेनेवर यू आर फिजिकली अप्लाइंग अ वाटर इन द फील्ड और मे बी यू आर आर्टिफिशियली अप्लाइंग द वाटर टू द फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज योर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब यह नहीं है कि पानी को बस आपके खेत में लाना। इरिगेशन का मतलब यह है कि आप आर्टिफिशियली, मतलब जो ह्यूमंस है उनके फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल या फिर मेथोडोलॉजिकल एक्टिविटीज से आप फिजिकली या फिर आर्टिफिशियली पानी को आपके खेत में लाते हो, और बारिश या फिर जो ग्राउंड वाटर है उसके अलावा ये पानी के स्रोत को आपके एग्रीकल्चर के लिए, असिस्टेंस के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, तो इसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो एक बात याद रखना, कभी भी इरिगेशन में आपका रेन और ग्राउंड वाटर कभी भी नहीं आएगा। ये मैंने ऐसे ही लिखा था, तो रेन और ग्राउंड वाटर ये कभी भी आपके इरिगेशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी स्टैटिक चीज है लेकिन आपको ये कंफ्यूज कर सकती है। सो इरिगेशन कभी भी हो सकता है बाय सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टू द क्रॉप एंड विच इज डन बाय आर्टिफिशियली और फिजिकली, विच इज ह्यूमन इंटेंडेड। अगर आप इरिगेशन के सोर्स देखते हो, कुआं जिसका मतलब वेल होता है, ट्यूबवेल या फिर इसको बोरवेल भी कहा जाता है, कैनल्स, ठीक है, उसके बाद पॉन्ड्स, डैम्स, रिवर्स, ओके, रिजर्वोयर्स, ठीक है, जो धरन होते हैं या फिर जो नहरें होती है, इन सारी अगर हम सोर्सेस को देखते हैं, दीज ऑल आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन विच आर बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अ जनरल क्लासिफिकेशन ऑन इरिगेशन। ये मेथोडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, जनरल है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? पहले जमाने में हम देखते थे मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत, बावड़ी, बाउली, ये सारी चीजें यूज की जाती थी आपके वाटर स्टोरेज के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी। सो यहां पर आप देख सकते हो ट्रेडिशनल मेथड्स में यहां पर सिंपल पुली लीवर मैकेनिज्म यूज किया जाता है। पुली लीवर, ओके, पुली लीवर मैकेनिज्म यहां पर यूज किया जाता है। सो वॉट एवर दिस पुली लीवर मैकेनिज्म इज यूज, इससे क्या होता है, नॉर्मल आपकी टेक्निक से, नॉर्मल यहां पर आप एक दो इंस्ट्रूमेंट से यहां पर क्या कर सकते हो, मे बी व्हील, मे बी पुली, मे बी लीवर, इस नॉर्मल फिजिकल मैकेनिज्म से आप पानी को इजीली आपके नहर से, झील से, आपकी वेल से, ठीक है, आपकी जो वेल होती है उससे आप पानी निकाल पाते हो। तो ये फॉर एग्जांपल चेन पंप हो गया या फिर राहत हो गया, ये आपका ऑफ कोर्स अगेन राहत या फिर ढेकली हो गया, ये मोट हो गया आपका। तो इस तरह से आपका ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन हो जाते हैं। देन कम्स मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ये तो पुराने जमाने की चीजें हो गई। मॉडर्न मेथड्स क्या है? दो टाइप से, एक होता है स्प्रिंकलर और दूसरा होता है ड्रिप। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जनरली किया जाता है उस खेतों में जहां पर अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर अनइवन टोपोग्राफी होती है। मतलब प्लेन यहां पर आपका फील्ड नहीं होता है, बट ये आप प्लेट्यूज में, हिली रीजन्स में आपके फील्ड एक अलग अलग जगह पर होते हैं और अलग अलग उनमें टोपोग्राफी होती है।
तो जहां पर टोपोग्राफी अलग अलग होती है वहां पर पानी को सप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन इज नथिंग बट एक नॉर्मल पाइप मैकेनिज्म होता है जहां पर प्रेशर यूज किया जाता है, नॉर्मल कंटिन्यूटी लग जाता है, Q इजिकल टू VA, जिससे आपको पता ही होगा अगर मैं प्रेशर में पानी अगर कहीं पर पाइप में छोड़ देता हूं और उस पानी को अगर मैं छोटे से होल से अगर बाहर निकालने के ट्राई करता हूं तो वो पानी बहुत फोर्स से बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल बॉटल ले लो, बॉटल में ऊपर से छेद कर लो, ठीक है, पानी भर लो बॉटल में और पीछे से बॉटल को दबा देना। जब बॉटल पिचक जाएगी तो आगे से पानी तेजी से आगे निकल जाएगा। तो यही टेक्निक या फिर यही मैकेनिज्म होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन से। प्रेशर एप्लीकेशन से नॉर्मल स्मॉल ओरिफाइस से पानी बहुत जगह पर फेंका जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यह होता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। फिर बात करता हूं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। ड्रिप इरिगेशन इज नथिंग बट जब पानी आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, तो बूंद बसे बूंद, ठीक है, बूंद बाय बूंद, एक एक बूंद पानी आप किसी भी खेत के किसी भी एक जो आपकी फसल होती है उसकी जड़ों में पानी प्रोवाइड करते हो। सो व्हेन वाटर इज अप्लाइड राइट ऑन टाइम इन प्रॉपर अमाउंट एट प्रॉपर लोकेशन एंड टारगेटेड, इसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आपको थीम भी पता होगी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। सो इस तरह से वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट ऑफ द प्लांट। तो ये दो हमारे नॉर्मल जनरल क्लासिफिकेशंस हो गए। अगर मैं यहां पर ड्रिप इरिगेशन बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो ये है आपका पंप, यहां पर आप देख सकते हो ये आपका फिल्टर, और इस तरह से पानी जो है वो हर एक यहां पर नोजल प्रोवाइड किया जाता है आपके जड़ों में, हर एक प्लांट की जड़ों में ये नोजल प्रोवाइड किया जाता है और उस नोजल में बूंद बाय बूंद पानी यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो बूंद बटे बूंद जब पानी प्रोवाइड किया जाएगा तो उससे यहां पर ये होता है कि एक्सेसिव पानी वहां पर एक्यूमुलेट नहीं होता है, इवोपरेशन भी ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से वाटर लॉस कम होता है, इस तरह से न्यूट्रिएंट लॉस भी पानी से बहुत कम होता है एंड देयरफॉर इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो एक अब बात बताना चाहूंगा, एक बात याद रखना, हमने ऑलरेडी IBPS AFO 2023 शक्ति बैच का यहां पर कोर्स लॉन्च कर दिया है कंप्लीट AFO प्रिपरेशन के लिए। अगर आप देखते हो 2 कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं, एक है कंप्लीट AFO बैच, कंप्लीट सक्सेस बैच, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों हम करा रहे हैं, और एक है हमारा शक्ति बैच, एक है हमारा शक्ति बैच। शक्ति बैच बस आपके मेंस के लिए है। इट इज लाइक अ कंप्लीट कोर्स ऑल्सो एज वेल एज क्रैश कोर्स ऑल्सो, जहां पर 60-70 दिन में हम पूरा का पूरा AFO का सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे। एग्जॉस्टिव बड़े बड़े क्लासेस होंगे और हम सारे यहां पर क्लासेस कंप्लीट कराएंगे। 50+ लाइव क्लासेस यहां पर आप देख सकते हो, 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट, क्लास PDFs, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी देंगे, करंट अफेयर्स भी देंगे, और आपका जैसे एग्जाम इंटरफेस एग्जाम होता है वो भी हम आपको देंगे AI बेस्ड मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे ऑफ कोर्स ऑली बोर्ड के पोर्टल में जाकर वहां पर हमारे दोनों कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। वेट क्या कर रहे हो, 2 महीने में एग्जाम है, ज्यादा अब टाइम वेस्ट मत करिए। 1 महीने में प्रीलिम्स की एग्जाम है, बहुत आसानी से निकल सकती है AFO एग्जाम, याद रखिएगा। सो प्लीज यूज योर टाइम प्रॉपरली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कहां पर थे, मेथड्स ऑफ इरिगेशन में। तो ओवरऑल मेथड्स ऑफ इरिगेशन जब मैं बात कर रहा हूं, एक बात याद रखना, नाउ technical classification of irrigation when I'm talking about, there are 4 types. First is surface irrigation. किसी भी सॉइल सरफेस के ऊपर, किसी भी जो खेत होता है उसके ऊपर जब आप पानी बस सप्लाई करते हो, जिस पर आप कोई भी कंट्रोल नहीं लगते हो, बस किसी भी खेत को पानी से भर देते हो, उसको हम ऊपर सरफेस इरिगेशन कहते हैं, जो कि सतह पर इरिगेशन होता है। सब सरफेस मतलब ऊपर की सॉइल की जो सतह होती है, ऊपर की सतह, उसके नीचे आप पानी प्रोवाइड करते हो, मतलब इंटरमीडिएट या फिर सब सरफेस लेवल ऑफ द सॉइल। यहां पर जब आप पानी प्रोवाइड करते हो उसको सब सरफेस इरिगेशन कहते हैं। फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, स्प्रिंकलर क्या होता है, ठीक है। वो पानी को ऐसे हर एक डायरेक्शन में बौछार कर देता है पानी के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, और आर्टिफिशियल रेन और आर्टिफिशियल रेन वे ऑफ इरिगेशन। फिर ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन, ये भी आपको पता होगा, ड्रिप इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप पानी को अप्लाई कर रहे हो। सरफेस इरिगेशन में देखते हैं पहली टाइप, जिसको हम कहते हैं फ्लडिंग। तो ऊपर की सतह पर, किसी भी खेत में ऊपर की सतह पर अगर मैं बस पानी को छोड़ देता हूं विदाउट एनी कंट्रोल, जिससे ये सपोज मेरा एक खेत है, उस खेत में यहां पर मैं एक
यहां पर ओपनिंग गेट से सपोज मैं इसको यहां पर पानी से भर देता हूं, तो धीरे धीरे ये पानी यहां पर एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक जाएगा और धीरे 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 इस पूरे खेत को भर देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब ये फ्लडिंग आप कर रहे हो, फ्लडिंग मतलब क्या, ऑफ कोर्स ये जो आपका खेत है उसको पानी से पूरी तरह से भर रहे हो, तो ये जब फ्लडिंग आप कर रहे हो, ये कॉमनली नेचुरल एंड मोस्ट इजी वे ऑफ इरिगेशन है, बहुत ही सस्ता वे है ये इरिगेशन करने का। लेकिन वाटर जो यहां पर आप प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे एक पाइप प्रोवाइड किया जाता है और उस पाइप से पूरे खेत को भरा जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्लडिंग में, ऑफ कोर्स ये पानी जो धीरे धीरे आपके खेत को फिल कर रहा है, तो उस वक्त में यहां का जो पानी होता है वो शायद से सॉइल में परकोलेट कर जाएगा, शायद से वो उसी टाइम पे इवोपरेट कर जाएगा। तो यहां पर फ्लडिंग में एक्सेसिव वाटर वेस्टेज यहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो सैलिनिटी ऑफ सॉइल मे बी, इवोपरेशन ऑफ सॉइल मे बी, वेस्टेज ऑफ द वाटर रिसोर्स, ये यहां पर प्रॉब्लम है फ्लडिंग के। फिर बात करते हैं बॉर्डर स्ट्रिप के बारे में। ठीक है, तो सपोज आप कंसिडर करो ये मेरा एक खेत है, ठीक है, ये मेरा खेत है, सपोज ये खेत 5 हेक्टेयर का है और उस 5 हेक्टेयर के खेत को मैंने डिवाइड किया मे बी और 4 सब सेक्शंस में। ठीक है, तो मैंने यहां पर 4 सेक्शंस में यहां पर खेत को डिवाइड किया। तो मैंने क्या किया, मेरा जो खेत था उसमें बस 4 ऐसे बॉर्डर्स बनाकर मैंने 4 नींव यहां पर रख दिए, जिससे यहां पर थोड़ा सा रेज्ड फेंस मैंने बना दी। ठीक है, अब इससे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में ये जो बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रही है, जो कि 1 2 3 4, मेरे 5 हेक्टेयर के फील्ड को मैंने 4 टुकड़ों में यहां पर डिवाइड कर लिया। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, हर एक सेक्शन में यहां पर बॉर्डर से यहां पर पानी सप्लाई कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल पहले मैंने पानी इस सेक्शन में अप्लाई किया, फिर यहां से ये पानी मैंने 1 नंबर सेक्शन में ओपन किया, फिर 1 नंबर से मैंने पानी पाइप से 2 नंबर सेक्शन में प्रोवाइड किया, फिर 2 नंबर से मैंने 4 नंबर में प्रोवाइड किया। तो इस तरह के इरिगेशन को हम कहते हैं बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, जहां पर आपकी जो भी फील्ड है उस फील्ड को आपने 4 स्ट्रिप्स में डिवाइड किया और ईच स्ट्रिप को आपने बॉर्डर से इरिगेशन दिया। सो देयरफॉर द नेम कम्स बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। अगर आप देखते हो, फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय बॉर्डर रिजिस। रिज मतलब क्या, ऑफ कोर्स जो नींव रखी जाती है या फिर फेंस क्रिएट की जाती है जो कि सेपरेट करे 2 स्ट्रिप्स को किसी भी फील्ड में। तो रिज बनाई जाती है जिससे आपका एक फील्ड को हमने 4 स्ट्रिप में डिवाइड किया। जब सेपरेट किया तो आप उसी बॉर्डर रिज से यहां पर क्या कर सकते हो, पानी को सप्लाई कर सकते हो। द एरिया बिटवीन द रिजेस आर फ्लडेड। ये जो 2 रिजेस हमने बनाई है, जिससे आपका एक 5 हेक्टेयर का टुकड़ा 4 स्ट्रिप्स में डिवाइड होता है, हर एक स्ट्रिप को हम पानी आराम आराम से सप्लाई कर सकते हैं विद द पाइप, अगेन द पाइप इरिगेशन। फिर आता है हमारा फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन इज नथिंग बट रैदर देन मेकिंग स्ट्रिप्स इन द फील्ड। आप फील्ड के स्ट्रिप्स बनाने से बेटर आप क्या करते हो, ये जो आपके पास फील्ड है, आप क्रॉप को प्लांट करते हो इन अ रो, कॉलम और मे बी पैरेलल और स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो आप एक एक लाइन में ऐसे क्रॉप को प्लांट करते हो। हर एक क्रॉप के बीच में आप क्या करते हो, डगआउट्स क्रिएट करते हो या फिर आप वहां पर खोदना स्टार्ट करते हो, आप वहां पर डिचेस प्रिपेयर करते हो। मतलब सपोज ये आपकी खेती है, आप यहां पर एक क्रॉप को प्लांट करते हो और यहां पर एक डगआउट क्रिएट करते हो, यहां पर एक क्रॉप प्लांट करते हो, यहां पर एक डगआउट क्रिएट करते हो, यहां पर एक क्रॉप प्लांट करते हो, यहां पर एक डगआउट करते हो। तो ये जो आपका डगआउट है, यहां पर आप इसको हम कहेंगे फरो। तो यहां पर जो खोदा है यहां पर, इसको हम फरो कहेंगे। और ये फरो में आप क्या करते हो, इधर पाइप के थ्रू या फिर इधर नॉर्मली चैनल्स प्रोवाइड करते हो जिससे आप वाटर सप्लाई करोगे। तो वाटर सप्लाई क्या होता है, दोनों तरफ इन क्रॉप्स को, जहां पर आपने माउंड के ऊपर क्रॉप्स प्लांट किए हैं वहां पर उन क्रॉप्स के रूट को आराम से पानी मिल जाएगा। सो फरो सिस्टम होती है ऐसे। फॉर एग्जांपल ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं बल्कि पानी है। ये आपके क्रॉप्स है, तो यहां पर मैंने क्रॉप प्लांट किया, यहां पर क्रॉप किया, यहां पर क्रॉप प्लांट किया, यहां पर क्रॉप, और ये आप पानी देख सकते हो। तो ये x जो मैंने निकाला है वो है आपका पानी और ये है हमारे क्रॉप। तो इस तरह से 2 क्रॉप्स के रोज के बीच में आप पानी यहां पर सप्लाई कर सकते हो, जो कि आपके क्रॉप्स के रूट्स को ऑफ कोर्स एक बेटर सप्लाई होगा। तो ओवरऑल फरो इरिगेशन में आप देख सकते हो, फार्मर फ्लोज द वाटर डाउन द स्मॉल ट्रेंचेस एंड फरोज। जो डगआउट्स होते हैं, जो आपके आपने पैरेलल रो खोदा हुआ होगा, उसमें आप इधर पाइप के थ्रू या फिर नॉर्मली पानी सप्लाई करते हो। सो दीज ट्रेंचेस एंड फरोज, थ्रू दैट वी मेक द वाटर रनिंग एंड दैट इज सप्लाइड टू द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स। फिर बात करते हैं चेक बेसिन इरिगेशन के बारे में। अब जो हमने बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन देखा था, सिमिलर टू बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन ही यहां पर आप मल्टीपल स्ट्रिप्स बनाते हो। ठीक है,
मल्टीपल स्ट्रिप्स बनाने के बाद आप पानी सप्लाई करते हो एक फील्ड में, ठीक है, एक फील्ड में आप पानी को सप्लाई कर देते हो, और एक फील्ड में आप पानी सप्लाई करने के बाद आप हर एक बॉर्डर के ऊपर ऐसे गेट लाइक सिस्टम बना देते हो। तो इन गेट से आप क्या कर सकते हो, दीज गेट्स आर नथिंग बट चेक बेसिन्स। चेक बेसिन्स मतलब, चेक मतलब क्या होता है, जब वो गेट ओपन होगा तो पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, और तब आप पानी का टोटल क्वांटिटी और फ्लो भी कंट्रोल कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने पानी यहां पर छोड़ा, ठीक है, सपोज मेरे पहले खेत में सपोज राइस प्लांट किया है, और सपोज मेरे इस तरफ के खेत में भी राइस प्लांट किया है, तो मैं क्या करूंगा, इस गेट को ओपन करूंगा, तो पानी मेरा पहले राइस की खेती में जाएगा जिसको पहले पानी मिलेगा। फिर यहां से मैं इस गेट को ओपन करूंगा, जो कि यहां पर मेरा शायद से व्हीट है और यहां पर भी व्हीट है, फिर पानी यहां पर चला जाएगा, और फिर यहां से गेट ओपन करने के बाद यहां पर चला जाएगा। सो ओपनिंग ऑफ गेट्स रिजल्ट्स इनटू कंट्रोलिंग ऑफ द वाटर फ्लो एंड क्वांटिटी। तो चेक बेसिन इरिगेशन क्या होता है, सिंपल एंड अफोर्डेबल फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ द बेसिन इनलेट्स थ्रू गेट और द चेक्स। मॉडरेट टू स्लो इंटेक्ट ऑफ सॉइल एंड डीप रूटेड क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप्स, यहां पर ऐसे टाइप का चेक बेसिन इरिगेशन किया जाता है। जनरली आपने डैम्स या फिर रिजर्वायर में देखा होगा कि कैसे गेट ओपन होते ही पानी निकाला जाता है। सिमिलर फैशन में अगर आप अपने जो रिजेस है वहां पर बहुत सारे गेट्स लगाकर आप अगर कंट्रोल करते हो कि भाई इस स्ट्रिप से अब पानी इधर जाएगा, इस स्ट्रिप से इधर जाएगा, और इस तरह से धीरे धीरे आप कंप्लीटली अपने फील्ड में पानी को रोटेट करते हो, कंट्रोल करते हो फ्लो को और क्वांटिटी को, तो उसको बोलते हैं चेक बेसिन इरिगेशन। लेट्स टॉक अबाउट सब इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन की जब मैं बात करता हूं, लोगों को लगेगा कि दिस इज नथिंग बट ड्रिप इरिगेशन ओनली, लेकिन याद रखना सब सरफेस इरिगेशन इज नथिंग बट इट इज अ वेरिएशन फ्रॉम सरफेस ड्रिप इरिगेशन। नॉर्मल जो ड्रिप इरिगेशन होता है दैट इज नथिंग बट ड्रॉप बाय ड्रॉप आप कहां पर अप्लाई कर रहे हो, ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, वेयर एज सब सरफेस इरिगेशन इज नथिंग बट जब आप ऊपर की जो आपकी जमीन है उस सतह के नीचे जाकर आप इंटरमीडिएट लेयर्स में पानी को अप्लाई करते हो। तो इट कैन हैपन नॉर्मली ईदर थ्रू द ड्रिप इरिगेशन, या फिर इवन आप जो अपर लेयर या फिर इंटरमीडिएट लेयर है वहां पर डायरेक्टली एक पाइप का सप्लाई दे सकते हो, और उस पाइप सप्लाई में यहां पर स्मॉल होल्स बनाकर वहां पर पानी को रूट्स में सप्लाई कर सकते हो। सो सब सरफेस इरिगेशन इज मोर रिलेटेड टू जब आप ऊपर की जो सतह होती है जमीन की उसके नीचे पानी को प्रोवाइड करते हो क्रॉप्स को, ठीक है। टू मिनिमाइज द इवापोरेशन, जब भी आप सरफेस इरिगेशन करते हो तो बहुत ज्यादा हाई चांस रहता है कि समर्स में जो आपकी ऊपर की धूप है उसकी वजह से पानी इवापोरेट कर जाए, लेकिन सपोज हम पानी ग्राउंड के नीचे सपोज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर इरिगेशनल लॉसेस बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे। तो ये मेन पर्पज है सब सरफेस इरिगेशन का। यूजेस मोर इफिशिएंटली देन सरफेस इरिगेशन, तो पानी का यूज है वो यहां पर बहुत ही ऑप्टिमम होता है या फिर इफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू सरफेस इरिगेशन। यहां पर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी ये होता है एंड पाइप इरिगेशन के थ्रू भी ये होता है। दे फिर हम बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। इट इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग द वाटर इन कंट्रोल्ड मैनर दैट इज सिमिलर टू रेन वाटर। इट इज नथिंग बट आपके पास एक पाइप है, इस पाइप का कुछ ना कुछ एक एरिया या फिर सरकमफरेंस है। आपको पता है कि यहां पर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि Q इज इक्वल टू VA, तो इट मींस दैट टोटल अगर मैं एरिया को कम कर देता हूं तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी विथ माय फ्लो कंसिडर्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं मेरी वेलोसिटी टोटल जो है वो अगर बढ़ाना चाहूं तो मुझे एरिया टोटल पाइप का कम करना पड़ेगा। तो वही किया जाता है किसी भी आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन में। एक ऐसा पाइप होता है जिससे पानी यहां पर प्रेशर से भेजा जाता है एंड देन इसका जो नोजल है वो बहुत ही छोटा करके इससे पानी एकदम एज एरिया इंस्टेंटली छोटा हो जाता है, तो पानी मल्टीपल डायरेक्शंस में यहां वहां फेंका जाता है। तो इस तरह से, और इसमें सेंसर्स और ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग मैकेनिज्म भी होता है जो कि पानी को इधर उधर फेंक देता है। तो ये होता है आपका नॉर्मल स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। टेक्निक भी पता लग गई होगी, बेसिक्स मैंने बता दिया। फिर बात करते हैं ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन के बारे में। सो ड्रिप इरिगेशन को ही ट्रिकल इरिगेशन करते हैं। ट्रिकल इज नथिंग बट सपोज ये आपके मल्टीपल लेवल्स है, तो एक लेवल से लेके दूसरे लेवल तक ऐसे धीरे 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 नीचे गिरना, इसको हम ट्रिकल कहते हैं, ट्रिकल इफेक्ट। तो ड्रिप इरिगेशन इज नथिंग बट जब आप पानी को सॉइल सरफेस में धीरे धीरे रेट क्या होता है 2 to 20 लीटर्स पर आवर, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को आप धीरे धीरे अप्लाई करते हो एट द प्रॉपर लोकेशन, मतलब रूट्स में ही अप्लाई करते हो।
तो ड्रिप इरिगेशन जनरली इधर नोजल्स के थ्रू भी होता है, ऐसा नोजल होता है जहां पर पानी आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते रहेगा, या फिर आपके पाइप के थ्रू भी होता है, जो मैंने बताया। पाइप में सपोज आप नॉर्मल छोटे छोटे ऐसे होल कर देते हो और उस पाइप को आप सपोज ऐसे प्लांट्स पर लगा देते हो, तो इससे भी उन होल से धीरे धीरे पानी ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते रहेगा। जितना छोटा अपर्चर अपर्चर अगर किसी को पता नहीं है तो जितना छोटा होल उतना कम पानी धीरे धीरे गिरेगा। देन कम्स क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन। जब हम बात करते हैं क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन, दीज आर डिफरेंट क्रॉप्स। एक बार इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले लेना और पढ़ भी लेना। नो वंडर ये जो जितने भी टर्म्स आपको अगर लग रहे हैं कि सर ये टर्म्स में कब बताओगे, भाई एग्रोनॉमी चैप्टर आने वाला है तो टिलरिंग भी बताऊंगा, पिनेकल इनिशिएशन क्या होता है वो भी बताऊंगा। बट दीज आर द जनरल थिंग्स वेयर योर वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ योर क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। सो ये जो भी क्रॉप की स्टेज है तब पानी आपको क्रिटिकली अवेलेबल कराना ही होगा क्रॉप को। अगर आप नहीं करते हो देयर इज वेरी हाई चांस कि वो क्रॉप की ग्रोथ प्रॉपर्ली ना हो सके। फॉर एग्जांपल ग्राम, सपोज आप पर्ल मिलेट को कंसीडर करते हो तो फ्लावरिंग के वक्त इनको क्रिटिकल यहां पर इरिगेशन प्रोवाइड करना ही होगा। इट्स अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, दैट मींस ड्यूरिंग द फ्लावरिंग ऑफ द पर्ल मिलेट यू हैव टू प्रोवाइड वाटर। तो ये आप एक बार टेबल पढ़ सकते हो। ऐसी स्टैटिक इंफॉर्मेशन बहुत एएफओ में पूछी जाती है, सो यू नीड टू नो दिस सच टर्म्स। ओके, फिर अब आते हैं हम एंड के ऊपर, जिसके बाद हम ऑफकोर्स इस लेक्चर को एंड करेंगे। हम पहले बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर मैं बताना चाहूं, नॉर्मली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्लेन क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न इज नथिंग बट, क्रॉपिंग पैटर्न किस चीज को बोलते हैं, पैटर्न क्या होता है। देखो मैंने ये टी शर्ट पहना है, ठीक है, अगर ये प्लेन टी शर्ट है तो सपोज मेरे पास प्लेन टी शर्ट है। सपोज टी शर्ट पे बहुत सारे डिजाइन है तो डिजाइन वाला टी शर्ट है। सपोज मेरे पास प्लेन शर्ट है और मेरे पास चेक्स शर्ट है, तो ये जितने भी मेरे कपड़े हैं वो अलग अलग पैटर्न के हैं, ठीक है, अलग अलग पैटर्न के हैं। तो इमेजिन करना, ये अब मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है और क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, और फिर हम सेम लॉजिक फील्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब याद रखना, सपोज मैं सूरज हूं और मैं बस टी शर्ट पहनता हूं, मैं बस टी शर्ट पहनता हूं, शर्ट नहीं पहनता हूं, टी शर्ट पहनता हूं, ठीक है। वार्डरोब आप सबको पता होगा, वार्डरोब मतलब क्या, वार्डरोब इज नथिंग बट टोटल मेरे पास जितने भी कपड़े हैं उसको मैं वार्डरोब कहता हूं, ठीक है। अब मेरे पास टी शर्ट भी है, मेरे पास शर्ट्स भी है, ठीक है, मेरे पास टी शर्ट भी है, मेरे पास शर्ट्स भी है। इसके अलावा मेरे पास कोट्स भी है, मेरे पास कोट्स भी है। तो शर्ट है, टी शर्ट है और कोट भी है, ठीक है। अब किसी भी एक क्लोथिंग का हम एग्जांपल लेते, सपोज मैं शर्ट्स को कंसीडर करता हूं, मेरे जस्ट शर्ट्स की बात हो रही है। अब ये मेरा टोटल वार्डरोब है, वार्डरोब मतलब मेरे पास जितने भी कपड़े हैं, ठीक है। ये जो मेरा शर्ट है उसमें मेरे पास प्लेन शर्ट्स भी है और चेक शर्ट्स भी है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न होता है ना, फॉर एग्जांपल शर्ट तो सेम है लेकिन फिर भी मैं एक शर्ट को अलग कह रहा हूं, क्यों, बेस्ड ऑन मे बी पैटर्न, चेक्स है कि प्लेन है, बेस्ड ऑन मे बी कलर, नीला है, पीला है, काला है, राइट। तो ये जो सेम टाइप का क्लोथिंग है लेकिन अलग अलग वैरायटी है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैटर्न कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये फॉर एग्जांपल शर्ट का डिफरेंट पैटर्न्स होंगे, सिमिलरली टी शर्ट के बहुत सारे पैटर्न होंगे, कोई कॉलर टी शर्ट होगा, कोई विदाउट कॉलर होगा, कोई हाफ स्लीव होगा, कोई विदाउट स्लीव होगा, कोई फुल स्लीव टी शर्ट होगा, कोई हुडी होगा। फिर कोट्स की बात करते हैं, कोई ब्लेजर होगा, कोई टूशे होगा, कोई नॉर्मल पार्टी वेयर होगा, राइट, कोई जैकेट होगा। ये अब जब आपको पता लग रहा है, अभी अब देखना, हर एक क्लोथिंग में जो अलग अलग पैटर्न है वो आपको क्या बताता है, वो बताता है कि अलग अलग टाइप की क्या चीजें हैं आपके पास, ओके। और जब मैं इन सारी चीजों को एक साथ कंसीडर कर रहा हूं तो ये मेरी टोटल क्लोथिंग सिस्टम हो गई। आपको समझ में आया, मेरे पास टी शर्ट भी है, शर्ट भी है और जैकेट्स भी है, ठीक है, और वो भी अलग अलग पैटर्न के। जब ये सारी चीजें मैं वार्डरोब कंसीडर कर रहा हूं, मेरा वार्डरोब मतलब क्या है, इट इज माय क्लोथिंग सिस्टम। तो यही अब चीजें जब आप फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल क्रॉपिंग पैटर्न इज नथिंग बट इट इज द रैंडम, रैंडम मतलब कैसे भी, और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो रैंडम या फिर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स ऑन अ पर्टिकुलर यूनिट फील्ड ऑफ लैंड पर यूनिट टाइम इन अ एग्रीकल्चरल ईयर और इन अ सीजन। तो
क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या, आप किस तरह से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को प्लांट करते हो, रो, कॉलम, बॉक्स वाइज, ट्रायंगुलर, स्क्वायर वाइज, कैसे भी एक पैटर्न होना चाहिए। आप मिक्स कर रहे हो, आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, ये आपका पैटर्न हो गया। जब मैं आपके क्रॉप फील्ड में देखने आऊंगा कि कैसे आपने क्रॉप्स प्लांट किए, तब मुझे रियलाइज होगा कि हाँ भाई इसने ये ऐसे पैरेलल क्रॉपिंग कर रहा है, ये तो भाई स्ट्रिप क्रॉपिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी टोटल अरेंजमेंट, ज्योमेट्री होगी, जो पैटर्न होगा फील्ड में, उसको मैं कहूंगा क्रॉपिंग पैटर्न। अब याद रखना, ये जो मैंने क्रॉपिंग पैटर्न किया है, ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स का, जब मैं इस क्रॉपिंग पैटर्न को बाकी के चीजों के साथ मैं मिक्स करूंगा और मेरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कंसीडर करूंगा, तब वो मेरी क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जब मैं इसमें इरिगेशन का एप्लीकेशन करूंगा, जब मैं इसमें फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करूंगा, जब मैं इसमें वीड मैनेजमेंट करूंगा, जब मैं इसमें टोटल इंटर कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस करूंगा, जब मैं इसमें अलाइड एक्टिविटीज को लाऊंगा, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, मे बी then other than this, if you try to understand, then many other allied activities, it may be your poultry, it may be your apiculture, it may be your any type of other agricultural activity। ऐसे जब मल्टीपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आपके क्रॉपिंग पैटर्न से एसोसिएट करेंगे, तो ये टोटल आपकी जो सिस्टम बन जाएगी एग्रीकल्चर की, उसको हम क्रॉपिंग सिस्टम कहेंगे। सिस्टम आपको पता होगा, सिस्टम इज नथिंग बट ओवरऑल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स एंड विच मेक्स अ कंप्लीट बॉडी वर्किंग। तो सिस्टम मतलब क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम इज नथिंग बट, एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ कंप्लीट एक्टिविटी ऑफ ऑल द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, all the allied activities which are coming together. It is also associating these activities and practices with cropping pattern and different types of crops which you are planting in the field। आपको शायद से पता लग गया क्रॉपिंग पैटर्न और इसमें डिफरेंस क्या है। अगर कोई मुझे पूछता है कि आपके पास कितने सारे कपड़े हैं और आप अपना स्टाइलिंग कैसा करते हो, तो ये मेरा क्लोथिंग सिस्टम हो गया। लेकिन कोई अगर मुझे ये पूछता है कि आपके पास शर्ट के पैटर्न कैसे कैसे है, आपके पास टी शर्ट के पैटर्न कौन से, तो तब मैं आपको मेरे पास किस टाइप के शर्ट वगैरह है वो बताऊंगा। एक सपोज किसान है, वो किसान प्लांट करता है राइस, व्हीट और आपका कुकुम्बर। एक साल में वो 3 क्रॉप्स को प्लांट कर रहा है। सपोज वो रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड जैद सीजन में सपोज ये जो आपका प्लांटेशन कर रहा है इन क्रॉप्स का अलग अलग, सपोज वो एक रो क्रॉपिंग में यहां पर प्लांटेशन कर रहा है, तो वो फॉलो कर रहा है आपकी, वो क्या फॉलो कर रहा है, ऑफ कोर्स वो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा, रो पैटर्न, जहां पर वो एक लाइन में क्रॉप्स को लगा रहा है, तो वो फॉलो कर रहा है रो पैटर्न। लेकिन अगर ये रो पैटर्न जो वो राइस कल्टीवेशन कर रहा है, व्हीट कल्टीवेशन कर रहा है और कुकुम्बर कल्टीवेशन कर रहा है, इसके साथ ही साथ उसके पास 2 गायें हैं, ठीक है, सो ही इज हैविंग 2 काउज, तो वहां पर वो डेयरी बिजनेस भी कर रहा है, राइट। उसी जो काउडंग आ रहा है, उसी काउडंग को वो यूज कर रहा है मैन्योर बनाने के लिए और उसी मैन्योर को वो फील्ड में यूज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा वो इरिगेशन भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा है, जो कि नहर का पानी है, उसने एक प्रॉपर एक नेचुरल ऐसा एक कैनल बनाया जिससे पानी आ रहा है। ऐसी जब आप मल्टीपल एक्टिविटीज को, मेथड्स को, टेक्निक्स को एक साथ लाते हो, मल्टीपल पैटर्न्स को और चॉइसेस को एक साथ लाते हो और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को रन करने को ट्राई करते हो, इसको हम टोटली क्रॉपिंग सिस्टम कहेंगे, ठीक है। सो एसोसिएटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर विद क्रॉपिंग पैटर्न। मेरा मेन एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन राइस, उस फार्मर का राइस है, व्हीट है और आपका कुकुम्बर है, लेकिन इसके साथ जब मैं एक्टिविटीज एसोसिएट करूंगा तो वो क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रॉपिंग रोटेशन के बारे में। क्रॉप रोटेशन इज नथिंग बट, सपोज इसी फार्मर का सपोज आप एग्जांपल लेते हो, वो खरीफ सीजन में राइस प्लांट करता है, वो जैद सीजन में व्हीट प्लांट करता है, वो सॉरी रबी सीजन में व्हीट प्लांट करता है और फिर वो जैद सीजन में क्या प्लांट करता है, कुकुम्बर प्लांट करता है या फिर वाटरमेलन प्लांट करता है, ठीक है। ये जो चॉइसेस ऑफ क्रॉप्स है कि सीजनली मैं कौन सा क्रॉप कब प्लांट करूंगा और कौन से क्रॉप के बाद कौन सा क्रॉप प्लांट करूंगा, ये जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन अ सेम एरिया अक्रॉस अ सीक्वेंस। तो क्रॉपिंग रोटेशन इज द चॉइस ऑफ क्रॉप and different types of crop which are planted in a sequence of growing seasons to reduce the reliance of the crops on one set of nutrients, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने राइस के बाद व्हीट प्लांट किया,
व्हीट के बाद सपोज आपने कुकुम्बर और लेग्यूम्स प्लांट किए, तो लेग्यूम्स प्लांट करने के बाद ज़ैद सीजन में लेग्यूम्स क्या करते हैं, वहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद नाइट्रोजन एनरिचमेंट होता है, और ज़ैद के बाद कौन सा सीजन आता है, खरीफ सीजन आता है, उसमें आप क्या प्लांट करोगे, फिर से राइस प्लांट करोगे। तो राइस को एक अच्छी सॉइल में न्यूट्रिशन मिल जाता है नाइट्रोजन का, तो वेल फिक्स्ड नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द सॉइल, और ये नाइट्रोजन नेचुरली अवेलेबल होने की वजह से राइस की फसल अच्छी होगी। तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन से कभी भी आप क्या करते हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट यहां पर मैनेजमेंट करते हो आपके फील्ड में। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, क्रॉपिंग सिस्टम समझ में आ गया, क्रॉपिंग पैटर्न समझ में आ गया। सो क्रॉपिंग पैटर्न मैंने ऑलरेडी बताया, प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ यूनिट एरिया, ऑलरेडी बताया। इट इज ऑल्सो रैंडम और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप्स विच यू हैव प्लांटेड। अब ये तीनों चीजें पता लगने के बाद अब हम बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में। किसी भी अगर फार्मर को आप पूछते हो कि आपका जो आप खेती कर रहे हो, क्या आप प्रॉफिट में चल रही है, क्या आपको पता है कि आपकी खेती कितनी अच्छी चल रही है, ये अगर आपको पता लगाना है तो आपको मालूम होनी चाहिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज नथिंग बट द इफिशियंसी ऑफ द फील्ड। आपने कितना गुना एफर्ट लगाया, आपने कितना इनपुट दिया और आपका आउटपुट कितना था, यह आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी से पता लग जाता है। इंटेंसिटी मतलब क्या, इंटेंसिटी मतलब आप काम कितना कर रहे हो और आपको रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, ठीक है। सो रेशियो बिटवीन ग्रॉस सोन एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इनटू 100 इट्स कॉल्ड एज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब एक बार इसका कैलकुलेशन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बेसिक से एक बार समझा देता हूं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता लग गया, ग्रॉस सोन एरिया अपॉन नेट सोन एरिया। इससे पहले ये अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आपको ये बताना पड़ेगा मुझे कि ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है और नेट सोन एरिया क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जनरली अगर मैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी की आपको डेफिनेशन बताना चाहूं, अपार्ट फ्रॉम ये जो आपका फॉर्मूला आपके सामने, इट रेफर्स टू रेजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चरल ईयर। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू द फॉर्मूला एज इट इज गिवन। तो एक फील्ड में आप कितनी बार एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हो, एक फील्ड जो आपके पास एक नंबर है उसमें आप कितना कल्टीवेशन कितनी बार कर सकते हो, उसको हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। इससे हमें पता लगता है कि इनपुट आउटपुट हमारा कितना है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे इमेजिन करो कि सपोज मैं एक फार्मर हूं, और मैं फार्मर हूं, मेरे पास है 10 हेक्टेयर जमीन। इस 10 हेक्टेयर जमीन में मैं खरीफ में प्लांट करता हूं 10 हेक्टेयर चावल, मैं रबी में प्लांट करता हूं 10 हेक्टेयर व्हीट, और मैं ज़ैद में प्लांट करता हूं 10 हेक्टेयर क्या, मे बी वाटरमेलन। तो सेम जमीन है लेकिन हर सीजन में मैं अलग अलग क्रॉप प्लांट कर रहा हूं, तो टोटल मेरा कल्टीवेशन कितना हो रहा है, 30 हेक्टेयर, 10 खरीफ, 10 रबी, 10 ज़ैद। सो ये जो टोटल नंबर ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन where multiple if you are doing cropping on the same field is done, then that also area is considered। इसको हम कहते हैं आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस मतलब इन टोटल आपकी जमीन 1 हेक्टेयर ही थी, 10 हेक्टेयर ही थी, लेकिन उसी 10 हेक्टेयर पे आपने 3 टाइम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की, इसीलिए 10 हेक्टेयर पे आपने 3 बार की, तो मतलब 30 हो गई। तो 30 हो गया आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। फिर होता है नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया इज नथिंग बट नेट कितना है, नेट मतलब आपके पास टोटल जमीन कितनी है। इट डजंट रियली मैटर कि आपने खेती कितने बार की, आपके पास जमीन का टुकड़ा कितना है वो बताओ। तो ये जो 30/10 होगा, ये जो आपका नेट सोन एरिया है दैट इज 10। तो ओवरऑल ये निकल के आता है 3 इंटू 100 करोगे तो 300 हो जाएगा, 300%। इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट आपकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या है, इट मींस दैट इट इज 3/1। जब आप एक यूनिट इनपुट लगाते हो तो आपको 3 टाइम्स क्या मिलता है, आपका प्रोडक्शन आउटपुट मिलता है। इसका मतलब मेरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत इफिशिएंट है। इंडिया में अगर आप एवरेज देखते हो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इट इज ऑलमोस्ट बिटवीन 1.4 to 1.7, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाती है। तो ओवरऑल एक एग्जांपल ले लेते, एक फार्मर है जिसके पास 5 हेक्टेयर की जमीन है, उसमें वो खरीफ सीजन में प्लांट करता है 5 हेक्टेयर और रबी सीजन में प्लांट करता है 3 हेक्टेयर, ठीक है। तो ओवरऑल द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 5 + 3 इन खरीफ एंड रबी सीजन उसके पास 8 हो जाता है। टोटल जो उसके पास नेट सोन एरिया है वो 5 हेक्टेयर ही है, कितनी भी बार आप कल्टीवेशन कर लो डजंट मैटर, इट इज टोटल एरिया विच यू आर ऑक्यूपाइंग। इनटू 100 अगर मैं करता हूं, ठीक है,
तो यहां पर आपका कल्टीवेशन, यहां पर आपका नंबर आ जाएगा 1.6 इंटू 100 विच इज नथिंग बट 160। तो 1.6 मतलब व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट कि सपोज आपका इनपुट 1 है तो 1.6 टाइम्स आपका टोटल आउटपुट होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, इसका मतलब क्या है, आपकी टोटल इफिशियंसी कितनी है। इसी तरह से आप सिमिलरली इसी फॉर्मूला से इवन आप अपनी इरिगेशन इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया और नेट इरिगेटेड एरिया से। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। एंड देयरफॉर हियर वी एंड आवर सेशन हियर, एंड दैट्स इट फ्रॉम my side, and we will come with the next chapter very soon. But if you want all the chapters and if you want to start your preparation, of course मैंने कोर्स के डिटेल तो दे ही दिया है, go there and start preparing and join as fast as you can because we have already started our batches. Thank you very much. See you next time.